गुड इवनिंग टू ऑल। तो हम इंडियन इकोनॉमी में बात कर रहे थे कल फाइनेंशियल मार्केट की, और फाइनेंशियल मार्केट में मैंने आपको एक ग्राफ बना के बताया था कि किस किस तरह से फाइनेंशियल मार्केट के जो उपकरण हैं वो कार्य करते हैं। तो चलिए इसे वापस एक बार देख लेते हैं ग्राफ को, फिर उसमें आगे हम बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो फाइनेंशियल मार्केट है जिसमें सिक्योरिटीज़ या प्रतिभूतियों का लेन देन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। ठीक है, फिर हमने मनी मार्केट में कहा था कि यहाँ पर 1 साल से कम के ट्रांजैक्शन होते हैं और कैपिटल मार्केट में 1 साल से अधिक के। और मनी मार्केट में गवर्नमेंट या तो ट्रेजरी बिल के अंतर्गत कार्य करती है या WMA वेज एंड मीन एडवांसेस के अंतर्गत यहाँ पे काम करती है। ठीक है, तो इसको हमने कल डिस्कस कर लिया था। फिर यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से जो प्राइवेट फर्म है, कंपनी है, वो यहाँ पे कॉमर्शियल पेपर के थ्रू लेन देन करती है। और अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जैसे बैंक हो गए, NBFC हो गए, तो ये यहाँ पर मनी मार्केट में कॉल मनी जो 1 दिन की इंटरेस्ट रेट होती है, रेपो रेट जो कि शॉर्ट टर्म की इंटरेस्ट रेट होती है, उसके तहत कार्य करते हैं। और यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें कि कैपिटल मार्केट में गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी, तो वो उपकरण बिल्कुल यहाँ पर अब आपके बदल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट कैपिटल मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का प्रयोग करती है। ठीक है, और जो प्राइवेट फर्म है वो यहाँ पे अब आपके ऋण पत्रों का यूज़ करेगी। और ऋण पत्र 2 तरह के होंगे, या तो बॉन्ड होंगे या डिबेंचर होंगे। तो अब इसमें एक बड़ी बात ये थी कि सवाल किस तरह से आएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था सवाल इसी तरह से आ सकता है यहाँ पे कि शेयर, ये भी एक ट्रेडिंग का तरीका है यहाँ पे जिसकी बाइंग सेलिंग होती है कैपिटल मार्केट में। तो वो आपसे एग्जांपल के थ्रू पूछेगा कि मनी मार्केट में निम्नलिखित में से गवर्नमेंट किस तरह से अपनी प्रक्रियाएं करती है, प्राइवेट कंपनी किस तरह से करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे बैंक किस तरह से करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, और कल हमने इन तीनों पे डिस्कशन कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे ये जो कैपिटल मार्केट है, या इसे हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में सबसे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी आएंगी, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं सरकारी प्रतिभूतियाँ। अब देखिए सरकारी प्रतिभूति क्या होती है। सरकारी प्रतिभूति, अब चूँकि ये एक ऋण लेने का तरीका है पहली बात तो, ठीक है, सरकार यहाँ क्या करेगी, एक कागज़ का इस तरह से सर्टिफिकेट बनाएगी, उस पर लिख देगी 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये आपको दिया जाएगा 9,000 रुपये में अगर आप ख़रीदना चाहें डिस्काउंटेड रेट पे। और इस पर अवधि लिखी होगी कि 1 साल बाद आएंगे तो ये आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे, या इसमें अवधि 1 साल से ज़्यादा की होगी क्योंकि हम कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं। तो 2 साल, 5 साल इस तरह से इसमें अवधि होगी, और उसके बाद मैच्योरिटी भी आपको 10,000 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मतलब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट। फिर यहाँ पर एक शब्द आपको पढ़ने को मिलेगा, गिल्ट एज सिक्योरिटी। गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी। अब देखिए गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ क्या होती है यहाँ पे, कि सरकारी प्रतिभूतियों को ही यहाँ पे गिल्ट एज सिक्योरिटी कहा जाता है। अब इन्हें गिल्ट एज सिक्योरिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो रीपेमेंट होना है, मतलब ये 10,000 को आपको 9,000 में मिल गया और बाद में एक
परिपक्वता की अवधि के बाद 10,000 मिल जाएंगे, तो ये आपका एश्योर्ड होता है। ठीक है, तो इस पैसे पे रीपेमेंट की गारंटी होती है, जोखिम इसमें कम होता है। इसलिए ही जो इस तरह की सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं उनको गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ भी कहा जाता है। तो अब 2 नंबर का क्वेश्चन इस गिल्ट एज सिक्योरिटी पे आ चुका है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात है कि इनको किस तरह से माने कि सिक्योर हैं कि नहीं हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी भी देश की सरकार आप दूसरे देश में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि वहाँ की सरकार की स्थिति क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ होती हैं। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़। ठीक है, इसके बारे में अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो इनका काम होता है कि विश्व भर में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, सरकारें हैं, उनकी ये रेटिंग देती हैं और उनकी रेटिंग से पता लगता है कि वो कितनी मजबूत आर्थिक स्थिति में है। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखना है। तो इस तरह की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, ये मुख्यतः यहाँ पे 3 प्रमुख हैं जिनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें एक तो है फिच, FITCH, दूसरी है यहाँ पे मूडीज़, और तीसरी है यहाँ पे स्टैंडर्ड एंड पुअर। तो ये तीनों रेटिंग एजेंसियाँ यहाँ पे रेटिंग देती है। जैसे यहाँ पे इनकी जो टॉप रेटिंग होती है, वो टॉप रेटिंग इन तीनों के द्वारा लगभग देने का तरीका अलग अलग होता है थोड़ा, पर जैसे AAA दे दिया तो AAA का मतलब है कि ये बेस्ट कैटेगरी है यहाँ पे दी हुई। और इंडिया की जो वर्तमान कैटेगरी है यहाँ पे वो है BAA। तो हालांकि ये बेस्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक A B से रिप्लेस हो रहा है, पर ये स्थिति भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये चीज़ें कि जैसे ये विकसित देशों की क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, ये यहाँ पे विकासशील देश है भारत, इसकी रेटिंग इन्होंने डाउन कर रखी है। हालांकि ये AAA भी दे सकते थे। तो इस तरह की मोनोपोली ये करते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो ब्रिक्स संगठन बना है, उन देशों ने ये तय किया है कि एक स्वतंत्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इनकी खुद की हो, जो कि विकासशील देशों और विकसित देशों दोनों के लिए यहाँ पर ये अपनी रेटिंग को दे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हमने एक बात की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो कि कैपिटल बाज़ार का इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट का। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं बॉन्ड की और डिवेंचर की, जो कि ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियों के द्वारा यूज़ में लिए जाते हैं। ठीक है, शेयर की तो बात हम कर ही चुके थे अभी 1-2 दिन पहले लेक्चर में। तो चलिए तो देखिए, बॉन्ड और डिवेंचर की हम बात कर लेते हैं, ये क्या होते हैं। तो बॉन्ड और डिवेंचर क्या है? ऋण पत्र हैं। बॉन्ड एक्चुअल में यहाँ पर ये एक ब्रिटिश टर्म है, और यहाँ पे जो डिवेंचर है ये अमेरिकन टर्म है, ये अमेरिकन शब्द है। पर इन दोनों का मतलब एक ही होता है कि जब कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी एक ऋण पत्र निकालेगी। ठीक है, उस ऋण पत्र को आप अगर ले लेते हैं तो उस पे आपको एक ब्याज दर देने का वादा होगा, 7%, 6%, जो भी कंपनी के द्वारा दिया जाएगा, और आपको एक निश्चित सीमा अवधि के बाद, जैसे 5 वर्ष या 10 वर्ष की अगर सीमा के बाद उस ऋण पत्र की मैच्योरिटी हो जाती है, तो आपको ब्याज के साथ साथ आपका मूलधन वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं बॉन्ड और डिवेंचर, जो कि कैपिटल बाज़ार के इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पर अभी हमने देखा कि ये दोनों कैपिटल बाज़ार के इंस्ट्रूमेंट है, पर यहाँ पर एक शब्द मिलेगा आपको, जैसे इंडियन गवर्नमेंट का मिलेगा कि एक स्कीम आई थी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, अब ये क्या होता है?
अब यहाँ पे शब्द है बॉन्ड, पर ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम थी ये थी इंडियन गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे गवर्नमेंट किस तरह से बॉन्ड का यूज़ कर रही है, तो इसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर क्या है कि जो आधुनिक सरकारें हैं ये चाहती हैं कि जनता का जो पैसा है ये गोल्ड में, रियल एस्टेट में ये कम से कम लगे, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा लगता है वो ब्लॉक हो जाता है, उस देश की आर्थिक गतिविधियों में सर्कुलेट नहीं होता वो इतना। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्यतः गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में लोग पैसा ना लगाएं, तो इसलिए यहाँ पे ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम शुरू की गई थी। ठीक है, तो इस तरह की स्कीम पहले भी शुरू की गई है, और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि आप गोल्ड की जगह एक तरह का बॉन्ड खरीद लीजिए। ठीक है, जिस पर जो ब्याज दर मिलेगी वो 2.5 से 2.75% आपको मिलेगी। ठीक है, और 8 साल के बाद आपको आपका जो गोल्ड प्राइस का अमाउंट होगा उसके हिसाब से यहाँ पे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है इसे गोल्ड के ग्राम के हिसाब के रेट पर बेचा जाता है। ठीक है, अब जितना आप लेना चाहें 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, तो उसके हिसाब से उसकी जो आने वाले समय में वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। साथ में आपको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर है ये आपकी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, इसको भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जो ब्रिक्स देश हैं तो इन्होंने भी अभी घोषणा की है ब्रिक्स बॉन्ड की। तो बॉन्ड का मतलब तो वही रहेगा, ऋण पत्र टाइप। ठीक है, पैसा इकट्ठा करने का इंस्ट्रूमेंट है ये। तो यहाँ पे जब ब्रिक्स देश ऐसा एक बॉन्ड लाएंगे तो वो आपका ब्रिक्स बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रिक्स देशों ने यहाँ पर एक बैंक को इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये आपने करंट अफेयर में पढ़ा भी होगा। ठीक है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में रखा है, चीन में। ठीक है, तो यहाँ पर इस बैंक के द्वारा ही ये ब्रिक्स बॉन्ड को यूज़ किया जाएगा, और इस ब्रिक बॉन्ड को बेचकर यहाँ पे जो पैसा आएगा उससे क्या किया जाएगा, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा इन देशों के अंतर्गत। ठीक है, और ये जो बॉन्ड होंगे ये US डॉलर के अंदर डिनोमिनेटेड होंगे। ठीक है, US डॉलर के अंदर इनकी वैल्यू होगी। इसी तरह से यहाँ पे एक और बॉन्ड पढ़ने को आपको मिलेगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो लॉन्च है। ठीक है, तो ये 2018 में पहली बार लॉन्च किया गया था यहाँ पे, और इसको नाम दिया गया था बॉन्ड आई। ठीक है, तो ये भी इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि पैसे को इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं 1 साल से ज़्यादा, और सारे के सारे ये कैपिटल मार्केट का पार्ट है। ठीक है, तो इन चीज़ों को यहाँ पे बताने का मतलब यही है कि आप वैसे तो करंट अफेयर में पढ़ते हैं, पर आप इसे लिंक कर सकें कैपिटल मार्केट से। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। चलिए, अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं थोड़ी सी और करंट अफेयर की, जो पिछले 1-2 साल चर्चा में रही हैं। यहाँ पे बॉन्ड का ही एक प्रकार आपको सुनने को मिलेगा जिसे नाम दिया गया है मसाला बॉन्ड। ठीक है, इस पे शायद प्रश्न भी आ चुका है सिविल सर्विसेज में। तो ये मसाला बॉन्ड क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये कोई कंपनी है ए। ठीक है, ये इंडियन कंपनी है, ये भारतीय कंपनी है, और इस कंपनी को पैसा चाहिए ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो पैसा भी चाहिए बाहर, इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया।
तो वहाँ पर वहाँ के दूसरे देश का पैसा लेने के लिए ये क्या कर सकते हैं, ये भी बॉन्ड लॉन्च कर सकते हैं। जैसे ये अपने देश में तो करते ही हैं, इंडिया के अंदर तो इंस्ट्रूमेंट है ही, बॉन्ड डिबेंचर आप खरीद सकते हो कंपनी के। पर इसे अगर बाहर की सहायता की ज़रूरत हो, बाहर से ज़्यादा पैसा चाहिए हो, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक संस्था है IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इन इंडियन कंपनियों की सहायता के लिए इन इंडियन कंपनियों के बिहाफ से, इनकी तरफ से जो बॉन्ड लॉन्च किया उसका नाम था मसाला बॉन्ड। ठीक है। अब IMF बहुत सारे देश इसके सदस्य हैं, तो बहुत सारे जो देश हैं, वहाँ की जो कंपनियां हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो इंडियन कंपनी के बॉन्ड खरीद सकते हैं IMF की तरफ से। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो इंडियन भारतीय कंपनियों का एक कहते हैं ना, इनकी ज़रूरतें हैं पैसे की, वो पूरी हो सकती हैं। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं मसाला बॉन्ड, ये 2015 में अलाउ किया था RBI ने इस तरह की गतिविधि से पैसे जुटाने को। तो इसको ध्यान रखना आप, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, इसी तरह से फिर इसके बाद अलाउ किया, तो यहाँ पे सबसे पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHIA, इसने मसाला बॉन्ड लॉन्च किया और इसने लंदन में अपने मसाला बॉन्ड को लॉन्च किया और पैसा निकाला और उस पैसे को इन्वेस्ट किया जो भारत के हाईवे सड़कें बनाते हैं वहाँ के लिए। ठीक है। और इसी तरह से 2019 में केरल पहला राज्य था जिसने मसाला बॉन्ड बेचे। ठीक है। जो कि काम आए केरल राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में। ठीक है। इन चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जिस तरह से ये मसाला बॉन्ड है, इसको डायरेक्टली आपको नहीं भी पूछा जाए तो इसे आपको यूज़ करना है लिखने में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जैसे भारत के मसाला बॉन्ड है, इसी तरह से यहाँ पे चीन की कंपनियों के जो बॉन्ड है उन्हें कहा जाता है पेंडा बॉन्ड। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों के जो बॉन्ड हैं उन्हें कहा जाता है कैंगरू बॉन्ड, कंगारू बॉन्ड। ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, तो ये क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मसाला बॉन्ड को देखते हुए एक और यहाँ पे बॉन्ड लॉन्च हुआ था इंडिया में ही, उसको महाराजा बॉन्ड नाम दिया गया इंडियन कंपनियों के लिए। तो ये सब आपके करंट अफेयर का पार्ट है, पिछले 1-2 साल में जो घटी हैं, पर ये प्रचलन में है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं इसमें बॉन्ड के बाद कि इस तरह के जो बॉन्ड हैं वो और भी तरह के बने हैं। ठीक है। जैसे 2019 में एक कमेटी बैठी थी डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला की, और उन्होंने कहा था कि जो पूरे विश्व में भारत का काला धन फैला है, उस काले धन को आप ब्लैक मनी को ला सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो इंडिया के विकास के लिए। और इसके लिए एक शब्द प्रपोज किया था उस तरह के बॉन्ड के लिए, वो नाम था एलिफेंट बॉन्ड। ठीक है। हालांकि इस तरह की चीज़ें अभी हुई नहीं हैं, पर ये सजेस्ट किया गया था एलिफेंट बॉन्ड के बारे में इस तरह से। ठीक है। और इस तरह से और भी यहाँ पे शब्दावलियाँ हैं जो पूछी जा सकती हैं, जैसे ग्रीन बॉन्ड। देखिए, आपको जब भी बॉन्ड शब्द लिखा हुआ मिले तो आप तो पहले तो समझ जाइए ये ऋण पत्र है, ब्रिटिश शब्द है, कैपिटल मार्केट का पार्ट है, और जो उसके पहले शब्द लिखा हुआ है उसकी आपको व्याख्या करनी है, बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मतलब यहाँ पे पैसा इकट्ठा किया जाना है, और ये जो पहला शब्द है ये बता रहा है कि पैसा क्यों इकट्ठा किया जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रीन बॉन्ड है उनके थ्रू जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है वो उन प्रोजेक्ट्स के लिए किया जा रहा है जो ऊर्जा से संबंधित है, और ऊर्जा भी कैसी, रिन्यूएबल। ठीक है, या नवीकरणीय। उन ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए यहाँ पे जो बॉन्ड यूज़ में लिया जा रहा है उसका नाम है ग्रीन बॉन्ड। और सबसे पहला जो ग्रीन बॉन्ड था यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया था 2007 में। ठीक है। यहाँ पे इंडियन बैंक है एक, येस बैंक, उसने भी अपना पहला ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया था। तो ये छोटे छोटे करंट अफेयर्स हैं पिछले साल की, इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसी तरह से ग्रीन बॉन्ड की तरह ही
है ब्लू बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधा समझ सकते हैं ब्लू का मतलब है जो फिशरीज संसाधन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके फिशरी प्रोजेक्ट हैं समुद्र से संबंधित, उन संसाधनों के विकास के लिए जब पैसा जुटाया जाएगा तो वो आपका बन जाएगा यहाँ पे ब्लू बॉन्ड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको। चलिए अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो आप इन बॉन्ड की तरह एक और बॉन्ड पढ़ते हो और वो है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड, हालांकि 2017 की बात हो गई, फिर भी मैं आपको बता दूं क्योंकि ये बार बार पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। 2017 में अनाउंस हुआ और इसकी ख़ास बात थी कि इस बॉन्ड को सिर्फ SBI जारी करता है। ठीक है, SBI बैंक के थ्रू ये ख़रीदा जा सकता है। इसे 1000 या इसके गुणक के रूप में ख़रीदा जा सकता है, मतलब आप एक एक ज़ीरो बढ़ाते जाएं, 1000, 10,000, 1 लाख, इस कैटेगरी में इसको यहाँ पे ख़रीदा जा सकता है। ठीक है, इसे ख़रीद कौन सकता है? इसे कोई भी भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीज़न इसको ख़रीद सकता है। ख़रीदेगा क्यों? ख़रीदेगा इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे अपनी किसी फेवरेट पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देना चाहता है, दान देना चाहता है, इसलिए वो ख़रीदेगा। ठीक है, अब इस ओवरऑल प्रोसीजर से क्या फ़ायदा होगा? वो SBI में जाएगा, ये बॉन्ड ख़रीदेगा, फिर वो जो पैसा है वो इलेक्टोरल पार्टी के बैंक अकाउंट में यहाँ पे चला जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? पारदर्शिता बढ़ेगी कि चंदा कहाँ से आ रहा है, इसलिए इसको बनाया गया। ठीक है, पर इसमें एक ख़ास बात है कि इसमें हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे इस बॉन्ड के थ्रू पैसा नहीं दिया जा सकता। केवल उसी पार्टी को पैसा दिया जा सकता है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत रजिस्टर्ड हो, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में जो रजिस्टर्ड हो और जिसने कम से कम 1% से ज़्यादा वोट प्राप्त किए हों पिछले लोकसभा या विधानसभा में। अगली बात है कि इसकी वैलिडिटी कितनी है। इस बॉन्ड को चलो ख़रीद लिया आपने, तो वैलिडिटी कितनी है? इसकी वैलिडिटी है 15 दिन। ठीक है, तो 15 दिन में इसको यूज़ करना पड़ेगा, इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो ये ध्यान रखना, इससे काले धन को रोकने का प्रयास किया गया है। राजनीतिक चंदे में इससे क्या होता है? पारदर्शिता आती है। तो ये सब कुछ है बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो ओवरऑल ये चीज़ों को ध्यान रखना आप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट बात है यहाँ पे, जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम बना के बताया कि यहाँ पर जो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, बॉन्ड हैं, डिबेंचर हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर बाज़ार भी आपका आ जाता है। जो शेयर की ट्रेडिंग होती है, ख़रीद फरोख्त होती है, तो शेयर बाज़ार, स्टॉक मार्केट भी आपका कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है। ठीक है, हालांकि इसमें हम चर्चा कर चुके हैं पिछले दो लेक्चरों में, तो जो बातें रह गई थी अब उनके बारे में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको एक टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलेगी और उसका नाम है वेंचर कैपिटल फंड। अभी देखिए वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि देखिए कई बड़ी कंपनियां होती हैं। ठीक है, बड़ी कंपनियां होती हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है और ये कंपनी चाहती हैं कि जो छोटी स्टार्टअप कंपनियां हैं जो भी शुरू ही हो रही हैं, ठीक है, स्टार्टअप कंपनियों को समझते ही हो कि कुछ 4-5 लोग मिलकर बिज़नेस की शुरुआत करते हैं। उनका आइडिया अगर अच्छा होता तो वो बिज़नेस ग्रो भी बहुत जल्दी करता है यहाँ पे। तो बट इनको स्टार्टअप को शुरू में पैसे की आवश्यकता होती है, इनके पास फंडिंग नहीं होती, इनके पास आइडिया होता है
इनको पैसे की आवश्यकता होती है। पर जब बड़ी कंपनी इन स्टार्टअप कंपनियों को फंड प्रोवाइड कराए, ठीक है, इनको हेल्प करे, तो यहाँ पर इस तरह के फ़ंड को कहा जाता है वेंचर कैपिटल फ़ंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई सिविल सर्विस एग्ज़ाम में पूछा गया है इसको, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो इनको शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराती है, जिसे इकोनॉमी की भाषा में कहते हैं सीड कैपिटल, ठीक है। अब इसे हिंदी में लिखोगे तो बीज पूंजी हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इस तरह का शब्द भी नहीं है, सीड कैपिटल यूज़ होता है यहाँ पे शब्द, तो इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पे। चलिए, फिर इसके बाद एक और यहाँ पे शब्द है, और वो शब्द है आपका एंजल इन्वेस्टर। अभी देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि इसी तरह की स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है, ये कुछ लोग हैं जो बिज़नेस का आइडिया अच्छा है और वो हेल्प करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अब बड़ी कंपनी नहीं, यहाँ पे अब रिच पर्सन, यहाँ पे पहले मैंने वेंचर कैपिटल फंड में कहा बड़ी कंपनी, अब मैं कह रहा हूँ जो रिच पर्सन, जैसे रतन टाटा है, ठीक है, जैसे आनंद महिंद्रा है। तो ये लोग पर्सनली इनकी हॉबी की वजह से या इनके पैशन की वजह से, ठीक है, या ये सोचे कि आगे आने वाले समय में स्टार्टअप को हम खरीद लेंगे या इसमें हिस्सेदार ले लेंगे, इस वजह से यहाँ पैसा लगाएं, ठीक है, स्टार्टअप कंपनियों की हेल्प करें। और ये हेल्प किस फॉर्म में हो सकती है, तो ये दोनों में ध्यान रखना, वेंचर कैपिटल फंड और स्टार्टअप में ये हेल्प हो सकती है। या तो इनको पैसा जो दिया जाएगा वो उधार के रूप में दिया जाएगा, ठीक है, डेब्ट के रूप में दिया जाएगा, या इक्विटी के रूप में दिया जाएगा, इक्विटी शेयर जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, ठीक है, या इन दोनों का मिक्स हाइब्रिड रूप दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ग्रांट दिया जाएगा, ग्रांट का मतलब होता है कि दे दिया और उसके बदले में इनको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो या तो ये ऋण देंगे तो ब्याज लेंगे, ब्याज कम ले लेंगे, इक्विटी देंगे तो हिस्सेदारी ले लेंगे कंपनी में, ठीक है। तो ये है आपके वेंचर कैपिटल फंड और एंजल इन्वेस्टर के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। हमारे पास दो चीज़ें और रह गई यहाँ पे, दो टर्मिनोलॉजी, ADR और GDR क्या होता है। चलिए इसको समझ लेते हैं। ADR और GDR, देखिए पहले तो फुल फॉर्म से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे ADR का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। तो अब देखिए ये होता क्या है। तो मान लीजिए कोई कंपनी है, A कंपनी है, ठीक है, ये अमेरिकन कंपनी नहीं है, ठीक है, नॉन अमेरिकन कंपनी है, मान लीजिए इंडिया की कंपनी है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। अब ये पैसा इंडिया की कंपनी लेना चाहती है अमेरिका से, पर्टिकुलर देश है यहाँ पे। अब मसाला बॉन्ड में तो इस तरह से पर्टिकुलर देश नहीं था, ठीक है ना, वो पैसा वर्ल्ड में कहीं से भी आ सकता था। यहाँ पे पर्टिकुलर कंट्री है, ADR की बात कर रहे हैं तो अमेरिका, USA, ठीक है। यहाँ से ये कंपनी पैसा लेना चाहती है, ठीक है, अमेरिकन शेयर मार्केट से। और मसाला बॉन्ड में क्या था, वहाँ पे तो कोई भी उस बॉन्ड को खरीदेगा, चाहे प्राइवेट व्यक्ति खरीदेगा चाहे कंपनी खरीदेगी, तो पैसा मिल जाएगा। पर यहाँ पे पर्टिकुलर देश है अमेरिका और इसका शेयर मार्केट, ठीक है। तो यहाँ से वो इंडिया की जो कंपनी है शेयर मार्केट से पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है, ठीक है, पैसे को लगाना चाहती है, पैसे का लेन देन करना चाहती है यहाँ पे। पर यहाँ पर ये सीधे नहीं जा सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस है बीच में, जैसे सेबी भारत में संस्था है जो कंट्रोल करती है, वहाँ भी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं होंगी, तो एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, जटिलता आ जाएगी रजिस्ट्रेशन के अंदर, उसके बाद जाकर ये अमेरिकन शेयर मार्केट में पैसा लगा पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरीका निकाला है, शॉर्ट तरीका। उस तरीके के अंदर देखिए क्या किया जाएगा कि ये जो कंपनी है ये अमेरिकन बैंक के पास जाएगी, ये अमेरिकन बैंक के पास जाएगी, ठीक है।
अब यहाँ पर ये अमेरिकन बैंक को अपने शेयर दे देगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो अमेरिकन बैंक है, ये जो शेयर खरीदेगा, इनको ये आगे यूएसए में यूज़ कर सकता है, यूएसए में लगा सकता है, ठीक है। और इसके बदले में ये यहाँ पर भारतीय कंपनी को ADR दे देगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये ADR का कंसेप्ट है, हिंदी में कहेंगे अमेरिकी निपक्षागार रसीद, ठीक है। तो ADR याद रखिएगा, वो ज़्यादा सही है, ठीक है। फिर बाद में ये जो ADR जारी करता है, ये ADR फिर ये आगे बेच सकती हैं, ठीक है, अमेरिकन इन्वेस्टर को, ठीक है। अमेरिकन इन्वेस्टर को। तो ये होता है यहाँ पे ADR का कंसेप्ट कि भारतीय कंपनी अमेरिका में अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहती है या लेन देन करना चाहती है, सीधा नहीं जाती, अमेरिकन बैंक के पास जाती है, अपने शेयर देती है, ADR लेती है, और ADR को फिर यहाँ पर अमेरिकन इन्वेस्टर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, फिर ये डॉलर में हो जाती है बात। और इसी तरह से यहाँ पे GDR है, GDR में G फॉर ग्लोबल हो जाएगा, जिस भी देश की बात करोगे अमेरिका के अलावा, तो वहाँ पे फिर ग्लोबल की बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए आपके ADR और GDR का कंसेप्ट, इसे ध्यान रखना है। चलिए, फिर इसके बाद हमारी बात रह जाती है स्टॉक मार्केट की, शेयर मार्केट की। कौन कौन से शेयर मार्केट हैं वर्ल्ड में, एशिया में? BSE, NSE, डीमैट अकाउंट क्या होता है, और स्टैग, बुल, बियर, तिजड़िया, मंदड़िया, ये सब क्या होते हैं, सेंसेक्स क्या होता है, तो इन सब के बारे में हम कल बात करेंगे। फ़िलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।